हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का 8वें क्लास का प्रैक्टिस करवाऊंगी। इससे पहले मैं 7 क्लास का प्रैक्टिस करवा चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आज मैं 8वां क्लास लूँगी और आज हमारा टॉपिक है संक्रामक रोगों के लक्षण, बचाव, निदान और उपचार। तो चलिए स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। सर्वप्रथम जीवाणु को किसने देखा था? सर्वप्रथम जीवाणु को किसने देखा था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। सर्वप्रथम जीवाणु को एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। कब देखा था? तो 1676 ईस्वी में इसका खोज किया था। जीवाणु का खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने 1676 ईस्वी में खोज किया था। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मच्छर जनित बीमारी नहीं है? निम्न में से कौन एक मच्छर जनित बीमारी नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नींद की बीमारी। नींद की बीमारी जो है यह मच्छर जनित बीमारी नहीं है। अगला प्रश्न है, वायरस नामक रोगाणुओं से फैलने वाला रोग है। वायरस नामक रोगाणुओं से फैलने वाला रोग कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चेचक। जीवाणु भोजी विषाणु एक लाभप्रद विषाणु है। यह हैजा, पेचिश, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर मानव की रोगों से रक्षा करता है। कुछ विषाणु पौधे या जंतु में रोग उत्पन्न करते हैं एवं हानिप्रद होते हैं। HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख विषाणु हैं। तो वायरस नामक रोगाणुओं से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, चेचक। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? इस चारों ऑप्शन में बताइए कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, क्षय रोग जो है यह जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, मियादी बुखार में शरीर का कौन सा अंग रोग से प्रभावित होता है? मियादी बुखार में शरीर का कौन सा अंग रोग से प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, आंत। हमारी आंतें जो है यह मियादी बुखार में प्रभावित होता है। सामान्यतः आंत ज्वर जो होता है इससे पीड़ित व्यक्तियों को लगातार 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार बना रहता है और उन्हें कमजोरी भी महसूस हो सकती है, पेट में दर्द होता है, सिर दर्द होता है और भूख कम लगने लगता है। तो मियादी बुखार में हमारी आंत जो होती हैं वह प्रभावित होती हैं। एथलीट्स फुट नामक बीमारी होती है। एथलीट्स फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, फंगस के द्वारा होती है। पैर की दाद जो होती है, रिंग वर्म ऑफ द फुट इसको बोलेंगे या टीनिया पेडिस बोलेंगे। तो इस कवक के द्वारा लगने वाला रोग है जिसमें पाँव की त्वचा सल्की होकर छूटती है। इसमें खुजली भी होती है, इसे एथलीट्स फुट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अकौता या दाद के कारण क्या होते हैं? अकौता या दाद के कारण क्या होते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, शैवाल। शैवाल के कारण अकौता या दाद रोग होता है। दाद कुछ विशेष जाति का फफूंदों के कारण उत्पन्न त्वचा पर्दा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग का उन्मूलन हो चुका है? ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें बताइए कि किस रोग का उन्मूलन हो चुका है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, चेचक रोग का उन्मूलन हो चुका है। चेचक मानव जाति के लिए सबसे घातक ज्ञात बीमारियों में से एक है जिसे केवल टीकाकरण के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। वर्ष 1980 में WHO के नेतृत्व में वैश्विक चेचक टीकाकरण अभियान के बाद इसे पूरी तरह से समाप्त घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता है? कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, छोटी माता। छोटी माता जो है यह जीवाणुओं से नहीं होता है। अनेक प्रकार के परजीवी जीवाणु कई रोग उत्पन्न करते हैं जैसे हैजा, मियादी बुखार, निमोनिया, तपेदिक एवं क्षय रोग, प्लेग इत्यादि। लेकिन छोटी माता जो है यह जीवाणुओं से नहीं होता है।
आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है यह वायरस से होता है। विषाणु का अंग्रेजी शब्द वायरस का शाब्दिक अर्थ विष होता है। वायरस को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वायरस। विषाणु को हम लोग अंग्रेजी में वायरस बोलते हैं और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विष। सर्वप्रथम सन 1796 ईस्वी में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पता लगाया था कि चेचक विषाणु के कारण होता है। चेचक किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार भी किया था। इसके बाद सन 1886 ईस्वी में एडोल्फ मेयर ने बताया कि तंबाकू में मोजैक रोग एक विशेष प्रकार के वायरस के द्वारा होता है। तो इनमें से कौन सा रोग जो है जो वायरस से होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, इन्फ्लुएंजा। हाथी पग रोग एलिफेंटियासिस का कारण क्या है? हाथी पग रोग एलिफेंटियासिस का कारण क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, फाइलेरिया। इस बीमारी का नाम एलिफेंटियासिस भी है। यह बीमारी एक परजीवी के कारण फैलती है जो कि मच्छर के काटने से शरीर के अंदर प्रवेश करता है। फाइलेरिया जो है यह एक परजीवी के कारण फैलती है जो कि मच्छर के काटने से शरीर के अंदर प्रवेश करता है और इस बीमारी से मरीज के पैर हाथी के पैरों की तरह फूल जाते हैं। तो इसीलिए इस रोग को एलिफेंटियासिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किससे खसरा रोग फैलता है? निम्नलिखित में किससे खसरा रोग फैलता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ से खसरा रोग फैलता है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी बीमारी कवक या फफूंद के कारण होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। दमा, खाज, एथलीट फुट तीनों जो है फफूंद से होने वाली बीमारी है। आगे है, किस कवक के कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग हो जाता है? किस कवक के कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग हो जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, टीनिया कैपेटिस। टीनिया कैपेटिस के कारण मनुष्य में गंजेपन का रोग होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा कवक से होने वाला संक्रामक रोग है? कवक से होने वाला कौन सा संक्रामक रोग है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। दमा और एथलीट फुट जो है यह कवक से होने वाला संक्रामक रोग है। अगला है, निम्न में से कौन सी बीमारी हेलमिंथस के कारण होती है? निम्न में से कौन सी बीमारी हेलमिंथस के कारण होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। अतिसार और फाइलेरिया दोनों हेलमिंथस के कारण होती है। कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, लुईस पास्चर ने किया था। कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास लुईस पास्चर ने किया था। एंटी रेबीज वैक्सीन या अलार्क निरोधी वैक्सीन उस स्थिति में दिया जाता है जब किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता, गीदड़, भेड़िए आदि काट ले। मरीज को 72 घंटे के अंदर अलार्क निरोधी वैक्सीन लगवाना आवश्यक है। आगे है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है? निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, रोनाल्ड रॉस ने। मच्छर का खोज साल 1897 ईस्वी में हुई जिसे ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने की। दुनिया का सबसे पुराना मच्छर एक फीमेल ट्रांसमिट था जिसने काटने से मलेरिया रोग का जन्म हुआ। टेटनस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, तंत्रिका तंत्र। टेटनस रोग के कारण मनुष्य का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कंकाल पेशियों के तंतुओं के लंबे समय तक खिंचे रह जाने से यह अवस्था
प्रकट होती है। यह रोग मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया से घावों के प्रदूषित होने के कारण होती है। आगे है, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। मलेरिया, पेचिस, पायरिया तीनों प्रोटोजोआ के कारण होती है। अतिसार रोग जो घरेलू किसके द्वारा प्रसारित होता है और जिससे घाव हो जाता है, बच्चों में अधिक होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अतिसार रोग जो घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होता है और जिससे आंत में घाव हो जाता है, जो कि बच्चों में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अतिसार या डायरिया में तो बार बार मल त्याग करना पड़ता है, या मल बहुत पतले होते हैं, या दोनों ही स्थितियां हो सकती है। पतले दस्त जिनमें जल का भाग अधिक होता है, थोड़े थोड़े समय के अंतर से आते रहते हैं, और यह बच्चों में यह रोग सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया जिसे हाथी पांव भी कहते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें पैरों में सूजन आ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। फाइलेरिया जिसे हाथी पांव भी कहते हैं, उसमें पैरों में सूजन आ जाती है। फाइलेरिया न सिर्फ व्यक्ति को विकलांग बना देती है, बल्कि इससे मरीज की मानसिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग का तात्पर्य में होने वाले रोग, संक्रामक रोग का तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 इंसान से दूसरे इंसान में होने वाला रोग। संक्रामक रोग को क्या कहेंगे? एक इंसान से दूसरे इंसान में होने वाला रोग जो है उसको संक्रामक रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 कैंसर जो है यह एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है, तो यह संक्रामक रोग नहीं है। बाकी मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा सभी संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। HIV बॉडी में कैसे फैलता है? HIV बॉडी में कैसे फैलता है? तो यह ब्लड के द्वारा भी फैलता है, स्पर्म के द्वारा भी फैलता है, और यौनिक द्रव्य के द्वारा भी फैलता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में एड्स का पहला केस मिला है। भारत में एड्स का पहला केस कहाँ मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु में भारत में एड्स का पहला केस मिला है। भारत में HIV संक्रमण के एक बड़ी चुनौती है। इस वायरस का पहला केस तमिलनाडु में 1986 ईस्वी में मिला था। HIV या एड्स जो है यह भारत की सबसे जटिल महामारी में से एक है, एक चुनौती जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से परे है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 1999 ईस्वी में। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने दिसंबर वर्ष 1999 ईस्वी से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, डेंगू के फैलने का कारण क्या है? डेंगू के फैलने का कारण क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 वायरस है। डेंगू जो होता है यह वायरस से होता है। यह वायरस जो होता है मच्छरों एडिस इजिप्टी में पाए जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को डेंगू तभी हो सकता है जब उसका संपर्क डेंगू वायरस से होता है। आगे है, डेंगू के लक्षण कौन कौन से हैं? क्या डेंगू के लक्षण कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 जोरों में दर्द। इसके लक्षण में तेज बुखार और जोरों में दर्द का अनुभव किया जाता है। इसके साथ ही डेंगू के कारण होने वाले बुखार का अगर इलाज नहीं किया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है। डेंगू के रोकथाम एवं बचाव के उपाय कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। डेंगू के रोकथाम एवं बचाव के लिए पूर्ण साफ सफाई की जरूरत है।
पानी एकत्रित ना होने देना, लार्वा को मार देना। यह तीनों ऑप्शन इसका डेंगू के रोकथाम एवं बचाव के लिए जरूरी है। मलेरिया एक कारक है। मलेरिया एक किसका कारक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जीवाणु। मलेरिया एक जीवाणु का कारक है। मलेरिया एक घातक बीमारी है। यह बीमारी बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है, जीवाणु के माध्यम से फैलता है। मलेरिया के असामान्य लक्षण क्या हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। सांस में तकलीफ, बेचैनी, पीलिया, तीनों मलेरिया के असामान्य लक्षण हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मच्छरों को नष्ट करने के लिए किस मछली का प्रयोग किया जाता है? मच्छरों को नष्ट करने के लिए किस मछली का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, गम्बूसिया। गम्बूसिया मछली का प्रयोग मच्छरों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। यह मच्छर के लार्वा को खा जाते हैं, लेकिन अन्य मछली के बच्चों को भी रक्त डालता है, इसलिए उन तालाब में न डालें जहां मछली पालन की जा रही है। अगला प्रश्न है, मच्छर के लिए आजकल मच्छरदानियों का प्रयोग किया जा रहा है, उन पर कौन सा केमिकल का छिड़काव किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, केओथ्रिन। आजकल ऐसी मच्छरदानियां भी मिलती है जिसमें कीटनाशक केओथ्रिन छिड़के हुए होते हैं। अगला प्रश्न है, कालरा शरीर के किस अंग में होने वाली बीमारी है? कालरा जो होती है यह शरीर के किस अंग में होने वाली बीमारी है? तो इसका उत्तर है छोटी आंत। कालरा छोटी इंटेस्टाइन में होने वाली बीमारी है। यह रोग दूषित पानी के कारण होती है। जब आप दूषित पानी पीते हैं तो इसके कारण उल्टी, डायरिया और गंभीर स्थिति में मौत भी हो सकती है। तो कालरा छोटी आंत को प्रभावित करती है। कालरा के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कालरा के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी और एंटीबैक्टीरियल दवा। कालरा के उपचार में हम लोग ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी भी करते हैं और एंटीबैक्टीरियल दवा भी देते हैं। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है यह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कालरा निवारण तथा नियंत्रण हेतु निम्न में से कौन सा उपाय सही है? कालरा निवारण तथा नियंत्रण हेतु निम्न में से कौन सा उपाय सही है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। ताज़ा तथा ढका हुआ भोजन खाएं, उबला तथा विसंक्रमित जल पिएं, इससे बचने के लिए टीका लगवाएं। यह तीनों ऑप्शन जो है इसके निवारण तथा नियंत्रण के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर हैजा के कौन से टीके मौजूद हैं? विश्व स्तर पर हैजा के कौन से टीके मौजूद हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ड्यूकोरल। ड्यूकोरल टीके जो हैं यह हैजा के लिए मौजूद है। इबोला वायरस डिजीज में शरीर में कौन सी समस्या होती है? इबोला वायरस डिजीज में शरीर में कौन सी समस्या होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, फीवर। इबोला वायरस डिजीज में शरीर में कौन सी समस्या होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, फीवर। अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू विशेषकर किस जानवर को प्रभावित करता है? स्वाइन फ्लू विशेषकर किस जानवर को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सूअर को प्रभावित करता है। स्वाइन फ्लू एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा है जो सूअरों को प्रभावित करता है। स्वाइन फ्लू एक रोग है जिसका प्रमुख कारक क्या होगा? स्वाइन फ्लू एक रोग है जिसका प्रमुख कारक H1N1 वायरस है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। वर्ष 2009 में पहली बार H1N1 वायरस के नाम सामने आया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आधिकारिक तौर पर स्वाइन फ्लू बीमारी के खत्म होने की घोषणा कब की थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आधिकारिक तौर पर स्वाइन फ्लू बीमारी के खत्म होने की घोषणा
कब की थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 2010 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आधिकारिक तौर पर इस बीमारी के खत्म होने की घोषणा कर दी थी। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए किस दवा का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, टेमी फ्लू। डॉक्टर के परामर्श लेने के बाद टेमी फ्लू दवा का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए टेमी फ्लू का प्रयोग किया जाना चाहिए। बर्ड फ्लू एक रोग है जो प्रभावित करता है। बर्ड फ्लू एक रोग है जो प्रभावित करता है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पक्षियों को प्रभावित करता है। बर्ड फ्लू एक रोग है जो प्रभावित करता है, जो विशेष तौर पर पोल्ट्री फार्म में रहने वाली मुर्गियों को ज़्यादा प्रभावित करता है। यह एक घातक बीमारी है जो इंसानों को भी हो जाता है। बर्ड फ्लू एक रोग है जिसका प्रमुख कारक क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, H5N1 वायरस के कारण बर्ड फ्लू होता है। बॉविन स्पॉन्गिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बॉविन स्पॉन्गिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी को किस सामान्य नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मेड काउ डिजीज। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में स्पॉन्जी अधपतन के कारण होता है। यह एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है। केवल यूके में इस बीमारी ने 1,80,000 से ज़्यादा जानवर संक्रमित किए। अगला प्रश्न है, मेड काउ डिजीज के कारक क्या हैं? मेड काउ डिजीज के कारक क्या हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु के कारण मेड काउ डिजीज होता है। यदि कोई मनुष्य संक्रमित भोजन का सेवन कर ले तो उसमें इसके जीवाणु प्रवेश कर सकते हैं। किस टेस्ट से डॉक्टर मेड काउ डिजीज का पता लगाते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और इस टेस्ट के द्वारा डॉक्टर मेड काउ डिजीज का पता लगाते हैं। और हमारा लास्ट प्रश्न होगा, मेड काउ डिजीज जांचने का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है? तो वो है ब्रेन बायोप्सी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। मेड काउ डिजीज जांचने का एक ही तरीका है और वो है ब्रेन बायोप्सी। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एएनएम छात्राओं के पास वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।